राजस्थान की सरकार अपने इस कार्यकाल के अंतिम बजट के अंदर मांग संख्या 18 और 19 पर चर्चा का प्रस्ताव लेकर आई है। सभापति महोदय, मैं मेरी बात को प्रारंभ करूं उससे पहले मुझे ये कहते हुए बड़ी वेदना है। कानून व्यवस्था, पुलिस आम आदमी के जिंदगी से जुड़ा हुआ एक ऐसा विषय है जो किसी न किसी तरह हमारे जनजीवन को प्रभावित करता है। यह सरकार का अंतिम कार्यकाल का अंतिम बजट पर सरकार के पूर्णकालिक गृह मंत्री मुख्यमंत्री जी, उन्होंने सदन में आज तक इस कानून व्यवस्था के बारे में उठे तमाम उन मुद्दों पर जो मान्य सदस्यों ने अपनी बात के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की, उसका न केवल संज्ञान अब तक नहीं लिया बल्कि कभी यह तोहमत भी नहीं उठाई कि वो सदन में आकर गृह मंत्री के रूप में उन बातों को जवाब दे। मैं आपके माध्यम से मेरी बात के प्रारंभ से ही मांग करता हूं कि चूंकि यह अंतिम बजट का अंतिम सत्र है, मुख्यमंत्री जी को आकर आज सदन के अंदर जवाब देना चाहिए। सभापति महोदय, यह सही है, मानव सभ्यता जब आकार ले रही थी, चाहे कोई भी काल रहा हो, अपराध रहा, अपराधी रहे, अपराध और अपराधी कभी इस समाज से अलग नहीं हुए। परंतु सवाल इस बात का है कि शासन में बैठे लोगों का अपराध और अपराधी को देखने का नजरिया क्या है, उनकी नीति क्या है, उनकी रीति क्या है। यह बात निश्चित तौर पर इस बात का आकलन करने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण करते हुए जो भी लोक कल्याणकारी सरकार होगी उसका प्रमुख दायित्व इस बात को रखा उन्होंने, चाहे हमारे डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल में हो, चाहे हमारे फंडामेंटल राइट में हो, कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनी हुई सरकार का पहला कर्तव्य है कि अपने आवाम को वो अपनी जिंदगी महफूज से शांति से जी सके, इसकी व्यवस्था वो करें। और इसीलिए सभापति महोदय, आर्टिकल 21 में हम लोगों को अधिकार दिया, राइट टू लिव, जिसको हम कहते हैं स्वतंत्रता का दैहिक अधिकार। और अभी सभापति महोदय, मैं पिछले कई घंटों से मान्य सदस्यों की बात सुन रहा था। पक्ष के लोग अपनी बात कह रहे थे, प्रतिपक्ष के लोग अपनी बात कह रहे थे, परंतु हर मान्य सदस्य ने अपनी बात कहते हुए लेकिन शब्द का इस्तेमाल जरूर किया। यानी आज की कानून व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था से सत्ता में बैठे लोग हो चाहे प्रतिपक्ष में बैठे लोग हो, किसी ने भी पूर्णतः संतुष्टि जाहिर नहीं की। सभापति महोदय, इस राजस्थान की खूबसूरती है कि यहां आम व्यक्ति कानून के प्रति प्रतिबद्ध रहे। और वही राजस्थान की दूसरी खूबसूरती भी है कि राजस्थान के आगोश के अंदर वो इतिहास छुपा है, जिस इतिहास को देखने के लिए दुनिया का वो पर्यटक, चाहे दुनिया के किसी मुल्क से निकले, हर छठा पर्यटक राजस्थान में आना चाहता है, देखना चाहता है। सभापति महोदय, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में पढ़े, विदेशों में बसे। जब आजकल जो उनके दूरभाष पर बात होती है तब वो ये कहते हैं कब राजस्थान वो राजस्थान नहीं रहा जो 4 साल पहले था। अब राजस्थान में दहशतगर्दी है, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। अखबारों में नित नई रोमांचक समाचारों ने लोगों के मन में इस राजस्थान के अंदर जो राजस्थान को देखते थे वातावरण कर दिया, और इसीलिए पर्यटक भी राजस्थान से मुख मोड़ते चले गए। बड़ी वेदना है। निश्चित तौर पर आज सदन में जिन लोगों ने अपनी बात कही, गैंगस्टर की बात कभी नहीं कही, गैंगस्टर द्वारा प्रोटेक्शन मनी लेने की बात कही। राजस्थान के अंदर जिस प्रकार अपराधियों और अपराधी के खौफ था, निश्चित तौर पर चिंता की बात है। और सभापति महोदय, पुलिस बेड़े के बारे में अलग अलग राय हो सकती है। देखा है कि 4 सालों में पुलिस की प्राथमिकता
सिर्फ इस बात की थी, सत्तारूढ़ दल के अंदर जो अंतर विरोध है, कानून व्यवस्था से संभालने से ज्यादा पुलिस को चिंता उसकी रही। न जाने कौन सा बहरा, न जाने कौन सा काम बात रही। सभापति महोदय, संसदीय जीवन आपका भी रहा। मैंने मुख्यमंत्री को कभी गृह मंत्रालय से इस प्रकार का अमोघ करते नहीं देखा। कितना दुर्भाग्य है, राजस्थान में 4 साल 2 माह पुरानी सरकार पूर्णकालिक गृह मंत्री नहीं ले पाई। आज राजस्थान के अंदर फील्ड जिनके बारे में कभी मान्य सदस्यों में अलग अलग राय जाएगी, जो फील्ड में जाकर कानून व्यवस्था संभालते हैं, सभापति महोदय उसकी योग्यता करेगी। जो सत्तारूढ़ दल के विधायकों को साथ के रखे, संतुष्ट करके रखे, वो सबसे योग्य अधिकारी मान गया। और मुझे कहते हुए अफसोस है, किसी नहीं, इंडियन पैनल कोड नहीं, सिरोही से आने वाले सदस्य एमएलए पैनल कोड, एमएलए के आधार पर पुलिस राजस्थान की कार्रवाई करे। और उसका नतीजा क्या निकला सभापति महोदय? हर निर्वाचन क्षेत्र में कोई न कोई व्यक्ति कार्यवाहक डीजी की भूमिका में आ गया, मिनी मुख्यमंत्री की भूमिका में आ गया। और सभापति महोदय, वो मंजर हमने सबने देखा जब तीनों पहरों के अंदर सरकार कह रही, हमने उस नाकाबंदी को देखा, हमने उस गृह मंत्री से जवाब दो तो ये बात जरूर बताना कि आज सबसे बड़ा अपराध, आज मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं राष्ट्र प्रेमी हूं, सभापति महोदय मुझे गोली कोई मार दे, मेरे पर राष्ट्रद्रोह आरोप लगा दे और मुझे ये कहते हैं कि मैंने राष्ट्रद्रोह किया, आपने राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाया, आरोप भी अपने सहयोगियों पर लगाया। मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये जो एसओजी के अंदर आपके इशारे पर नंबर 47 2020 नंबर 2020 और एसीबी के अंदर भी सभापति महोदय नंबर 129। मैं पूछना चाहूंगा, ये 2020 में दर्ज की और एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति ने दर्ज करवाई, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री ने दर्ज करवाई और किसी को सुनो या नहीं, 2020 की अनुत्तरित एफआईआर मांगी है। अगर ये एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर में एफआईआर लगाई, आप जवाब बता देना। इस पूरी घटना ने राजस्थान के अंदर एक काबिल डीजीपी को ढूंढने का काम जरूर किया। सभापति महोदय, टेलीग्राफ एक्ट बना हुआ है, टेलीग्राफ एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए टेलीफोनों को टेप किया गया। निश्चित तौर पर अगर मैं कहूं, राजस्थान का गुप्तचर विभाग, राजस्थान का इंटेलिजेंस विभाग, उसका एकमात्र कार्य अगर कोई मुझसे पूछे तो ये रहा कि ये सत्ता के 2 धड़े में बैलेंसिंग ठीक है कि नहीं, कौन से धड़े के अंदर कौन सा संतोष व्यक्ति किससे संपर्क कर रहा है, इसीलिए इस प्रकार का मंजर है। सभापति महोदय, अभी यहाँ सांप्रदायिकता की बहुत बात चली। अभी इसी 19 फरवरी को मैंने सिर्फ ताल बजाने की बात की तो आपका नियंत्रण चाहिए। इसी 19 फरवरी को एनआईए ने प्रदेश में 7 जगह पर छापा मारा। उसमें कोटा में क्षेत्र में 3 जगह, सवाई माधोपुर में, भीलवाड़ा में, बूंदी में, जयपुर में। और पीएफआई के छापा को एनआईए ने करा, उसमें राष्ट्र विरोधी दस्तावेज, हिंदुस्तान को कमजोर करने के दस्तावेज और डिजिटल उपकरण और धारदार हथियार मिले। और ये पहला मंजर राजस्थान ने देखा। इस पीएफआई को हिजाब रैली के लिए पीएफआई के उस प्रदेशाध्यक्ष जो आज एनआईए के कारण से जेल में है, मोहम्मद आसिफ के आवेदन पर कोटा के अंदर, इस देश के अंदर पहली रैली को अगर अनुमति दी है तो सामने मेरे बैठे संसदीय कार्य मंत्री जी के इशारे पर जो ऑफिसर गैलरी में लोग बैठे उन्होंने दी। और आज उसका क्या रहा? अब इसी में एक उनका साथी इमरान और गिरफ्तार हुआ है। ये किस प्रकार का आप सांप्रदायिकता सद्भाव पर भाषण ठोकते हैं? आपके सिरोही से आने वाले मान्य सदस्यों ने इस
सवाल कर रहे हैं। मैं सदन का ध्यान मुख्यमंत्री जी ने जो पैरा 2022-23 बजट के पैरा 109, 2023-24 पैरा 132 133, मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा बजट में? इस सदन में देश में धार्मिक सामाजिक मुद्दों पर असुरक्षा, तनाव, अविश्वास का मोल बढ़ने लगा है। वासुदेव कुटुंबकम के विचार को आत्मसात करने के लिए सरकार के साथ सभी जागरूक संस्थाएं, प्रबुद्ध नागरिकों को एकजुट होकर सामाजिक समरसता कायम करने के लिए अथक प्रयास, देश के साथ प्रदेश की शांति, संप्रदाय, सौहार्द, भाईचारे के माहौल बनाने के लिए प्रयास करना होगा। बहुत अच्छी बात है, पर आपकी कथनी और करनी, ये जो हर जगह वोट की, वो वोट की फसल काटने की आपकी अदाने, राजस्थान को मैं जिम्मेवारी कह रहा हूं, भ्रष्टाचार की भट्टी में राजस्थान जल उठा है। अप्रैल 2022 को के अंदर रामनवमी पर पुलिस की परमिशन से जो जुलूस निकल रहा था, हमला हो गया। हमले के बाद में लोगों पर हमला किया गया, 28 लोग उनको मुजरिम बना दिया गया। सरकार की दृष्टि की नीति है। सब मई 2022 को देश की जंग आजादी का संघर्ष करने वाले बाल मुकुंद बिरसा की मूर्ति पर जब पाक समर्थित झंडे लगा दिए गए, लोगों ने एहसास किया बर्बर लाठीचार्ज का जोधपुर के लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। और इसी अप्रैल 2022 के अंदर छपरा के अंदर आधा छपरा जल उठा, और छपरा के अंदर जो मुख्य आरोपी था वो आसिफ अली तीसरे दिन रोजा अख्तियार की पार्टी में मुख्यमंत्री जी के निवास पर रहे। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? सभापति महोदय, मैं आगे बात बढ़ाऊं, मैं झालावाड़ की बात करूं, गंदर की बात करूं, भवानी मंडी की बात करूं, नौर विश्व हिंदू परिषद प्रखंड सतवीर सारण के हमले की बात करूं, मैं राजगढ़ अलवर के अंदर 250 वर्ष पुराने शिव मंदिर को ड्रिल मशीन से तोड़ा की बात करूं, मसाला से प्रवेश द्वार राम मंदिर की बात करूं, पर मैं एक बात, राजस्थान में ये पहला मौका, राजस्थान में खनन माफियों के सामने नतमस्तक होती सरकार 503 दिन तक कृष्ण स्थली आदि बद्रीनाथ और कंकाचल पर्वत में वो कृष्ण सिंह भगवान कृष्ण का अवशेष नहीं मिटता है। इसका 503 दिन का धरना, सरकार ध्यान नहीं दे। विजय दास का वो आत्मदाह करके धू कर अपने को जलाना, इस सरकार में बैठे लोगों को मौका आने पर उस आग की लपटों से आप बच नहीं पाओगे। कन्हैयालाल की बात 28 जून की बात मुझसे पहले लोगों ने कही। मैं एक बात कहना चाहता हूं सभापति महोदय, आज हालत क्या है? धर्मांतरण करने वाले जो बेखौफ है, हिंदू देवी देवता को अपमानित भाषा का प्रयोग हो रहा है, समग्र विवाद के नाम पर धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, ये कन्हैयालाल का सरकलम हुआ, शिकायत हुई, आपने जाकर तत्कालीन एसपी मनोज चौधरी और आपने आज उनको धोखे में ला दिया। सरकार, ये खुद सरकार जिसको एक करने का काम करें। सभापति महोदय, लगी हरियाणा से लगी है, पंजाब से लगी है, गुजरात से लगी है, आजकल हो रहा है। इन प्रदेशों में अपराध नियंत्रण करने के लिए प्रदेशों की सरकार जब शिकंजा कसती है, अपराधी पनाह लेने के लिए यहां आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार ने माफियों को तोड़ा। गैंगस्टर या तो जेल में या रामपुर में या लंगड़ा गैंग का सदस्य बना हुआ है। और आज सारे राजस्थान के अंदर किसी न किसी तरह माफियों के शरण में आकर काम कर रहे हैं। आज हरियाणा के अंदर नाबालिग अपराधियों से सरेआम कत्ल करा रहे हैं। राजस्थान ने वो राजू ठेठ की हत्या को और उसके वीडियो हुए वायरल को लोगों ने देखा। मध्य प्रदेश से सभापति महोदय अवैध हथियारों का जखीरा राजस्थान में आ रहा है। पंजाब से जिसका जिक्र भादरा से आने वाले मान्य सदस्य ने किया, ये हीरोइन, ये फीम, ये चिट्टा हमारे नौजवानों की जिंदगी लील करने के लिए आ रहा है। सिरोही से सभापति महोदय जिन एसपी अभिलाषा टाक की बात कही गई, ये शराब की सप्लाई अभिलाषा टाक
और उसके बाद साथ साथ डूंगरपुर में ये जब एडिशनल एसपी एचओ को सस्पेंड इसलिए किया कि डीजी साहब ने पीएचक्यू से विजिलेंस की टीम को भेजा। विजिलेंस की टीम ने देखा एसपी सहित सारे लोग शराब की तस्करी में लगे हैं, गुजरात में शराब भेज रहे हैं। आपने उस वक्त जिन सुधीर जोशी जी को विजिलेंस की टीम के रिपोर्ट के आधार पर एसपी साहब को हटाया, आज क्या कारण है? राजसमंद में लगा दिया। मतलब आप, मैं समझता हूं आप करना क्या चाहते हैं सभापति महोदय। अब यह बहस का विषय ही नहीं रहा कि राजस्थान के अंदर अपराध और अपराधी बेकाबू है, पर मुख्यमंत्री जी एक तर्क देते हैं। मंत्री महोदय भी वही बात कहेंगे। एक बड़ा तैयार किया हुआ भाषण इनके पास है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था बजट के अंदर 2021-22 में पैरा 24 के अंदर, माननीय सदस्य जानते हैं आजादी के कई वर्ष के बाद भी थानों में एफआईआर दर्ज करना कठिन काम था। पहले लोग मारे मारे फिरते थे, फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। हमारी सरकार के प्रयासों से 2019 से निर्बाध एफआईआर होने लगी। पहले आम धारणा थी कि एफआईआर ज्यादा होना अपराध होना है, अनिवार्य एफआईआर से संख्या बढ़ सकती है, किंतु पीड़ितों को न्याय मिलती है। यह बात नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में भी देखने को मिलता है। मैं मान्य सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा कि आंकड़ों के मायाजाल में अनावश्यक आलोचना करने से बचे, उन पर बल्कि अप्रिशिएट करें। मुख्यमंत्री जी बजट में ये बात कहते हैं सभापति महोदय। मैं समझता हूं एफआईआर दर्ज करना भी अपराध नहीं है, एनसीआरबी के आंकड़ों भी कोई अधिकार नहीं है। सभापति महोदय, मैं एनसीआरबी के आंकड़ों के बजाय एक अभी जो मान्य रायसी नगर से आने वाले मान्य सदस्य ने बात की, संगरिया से आने वाले मान्य सदस्य ने 2007 में प्रकाश सिंह के प्रकरण में इस पूरे देश के अंदर पुलिस की सारी कार्रवाई, पुलिस के एक्शन साझा आपस में प्रदेश करे, उसकी कार्रवाई में समानता रहे, उसके लिए पुलिस एक्ट 2007 आया। पुलिस एक्ट 2007 में यह मैंडेटरी किया गया, हर सूबे के अंदर हर महीने पुलिस के डीजीपी गृह मंत्री जी से हस्ताक्षर करवा के पुलिस का प्रतिवेदन जारी करेंगे। ये अभी प्रतिवेदन नेट पर पड़े हैं। और इसी में सभापति महोदय, पुलिस एक्ट में सेक्शन 12 उसमें यह सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया। सेक्शन 12 पुलिस एक्ट का यह कहता है पुलिस की सभी गतिविधियों की कार्य की सुपरवाइजरी पावर चुनी हुई सरकार के पास है, बच नहीं सकती सरकार, कोई इंडिपेंडेंस नहीं है। और चूंकि पुलिस हमारे संविधान की स्टेट लिस्ट में है और पुलिस एक्ट की सेक्शन 29 में लिखा है पुलिस का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वह जनता के जीवन, स्वतंत्रता, अधिकारों की गरिमा, मानव अधिकार और संपत्ति की रक्षा करे। सभापति महोदय, पुलिस प्रतिवेदन के आंकड़ों की तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पुलिस प्रतिवेदन दिसंबर 2022 वर्ष अपराध की तुलनात्मक स्थिति 2020 के अंदर राजस्थान में आईपीसी के 1,93,229 प्रकरण दर्ज हुए। 2021 के अंदर 2,14,552 प्रकरण दर्ज हुए। 2022 के अंदर 3,39,459, यानी 2020 से 22 में 23.89% की वृद्धि। आप कह रहे थे ना कि अपराध बढ़े नहीं, ये मेरा कागज नहीं है, ये सरकार का वो प्रतिवेदन है, डीजीपी साहब ने जारी किया है। और 2021-22 में 11.61। सभापति महोदय, 3 साल में 8,57,751 आपराधिक प्रकरण राजस्थान के शांतिप्रिय राजस्थान में दर्ज हो जाए और राजस्थान की सरकार गाल बजाए कि राजस्थान में कानून और व्यवस्था ठीक है। सभापति महोदय, मैं पिछले साल जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जो मामले दर्ज हुए उन मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आईपीसी में मामले दर्ज हुए 2,39,459, चलान हुआ 1,09,749, यानी 45%। सभापति महोदय, ये अदम वकूफ आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा इस सदन में। और अदम वकूफ और अदम अन्य 2 कॉलम बनाए गए हैं। अदम वकूफ का मतलब अपराधकारी थी नहीं हुआ झूठा, और अदम अन्य का मतलब है कि अपराध में साक्ष्य नहीं मिले। आपने इस साल 70,004 एफआईआर लगाई अदम वकूफ पर, जो 31.83% है, और एफआईआर अन्य में लगाई 40,181। ये 1,10,000
185 जो FIR आपने दी, मैं समझता हूं कि अदम वकू अगर FIR है तो झूठी FIR है, तो आपने IPC की धारा 182 के अंदर कार्रवाई कितनों में की? आप जवाब दें तो मुझे बता दें। 1 लाख की जगह पर 1000 में की तो बताएं। एक आदत पड़ गई पुलिस की कि आज प्लाट ढूंढो, मामला चल रहा है, डबल पट्टे ढूंढ लो। एक आदमी को कह दिया तू कब्जा कर ले, दूसरों को कह दिया तेरे को सेटल कराएंगे, दोनों से पैसा लेना, सिविल नेचर के नाम पर FIR लगा देना और इस प्रकार FIR मंजूर कर लेना, ये काम है। मैं समझता हूं, मैं सदन का ध्यान पुलिस एक्ट 2007 सेक्शन 31, पुलिस एक्ट 2007 सेक्शन 31, FIR दर्ज करना प्रत्येक भार साधक अधिकारी की कानूनी जिम्मेवारी है। FIR दर्ज नहीं करेगा तो उसके सर्विस रिकॉर्ड में रेड एंट्री होगी। बता दें, मुझे जवाब दें तो मंत्री महोदय, कि आपने इस सेक्शन 31 पुलिस एक्ट के अनुसार कितने जगह पर आप तो ऑनलाइन FIR दर्ज कर रहे हो, क्या एक भी SHO के विरुद्ध में FIR दर्ज नहीं करने पर आपने कार्रवाई की? और अभी आप एक रिटायर उत्तर सभापति महोदय, कॉपी पेस्ट भाषण देना आदत पड़ गई मुख्यमंत्री जी से लेकर मंत्रिमंडल के सारे सदस्य, एक ही बस उसमें 2-4 शब्दों का ऊपर नीचे करते हैं। ये भी कहेंगे 156(3) में कार्रवाई, पहले बहुत ज्यादा मुकदमे दर्ज होते थे, अब बड़े कम हो रहे हैं। मंत्री महोदय, 156(3) आपने पढ़ा, मैंने भी पढ़ा है। 156(3) में FIR दर्ज कराने के इसका सा पेश करता है कोर्ट में, एफिडेविट देता है साथ में कि मैं ऐसा पुलिस में गया था, मेरी FIR दर्ज नहीं हुई। वो एफिडेविट दे रहा है, इसका मतलब है कि उस सेक्शन 31 के अनुसार उसकी FIR दर्ज नहीं की। आपने कितों की कार्रवाई की? और आपको मालूम है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला, ललिता कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, FIR दर्ज करना अनिवार्य है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अगर दर्ज नहीं करते हैं तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। आपने कितों की कार्रवाई की मुझे बता दें। और मैं समझता हूं कि 182, 211 में कार्रवाई कितों की, और आपने FIR अन्य लगाया तो आपने झूठी गवाही के आधार पर IPC में 193 पर कितने में कार्रवाई की। और एक ये बात है कि अपने CRPC में 157 में लिखा है कि कोई भी घटना हो जाए पुलिस को तुरंत मौके पर पहुंचना है। आपकी पुलिस कई घंटे नहीं जाती, क्या आपने एक पर भी कार्रवाई की? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं, यहां हमारे प्रदेश को मंत्री महोदय ने मर्दों का प्रदेश करार किया, खोज आपकी है, मुझे कुछ कहना नहीं, पर जो मर्दों के प्रदेश में आपने कहा था 2021-22 में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन का हमने गठन किया। और आपने, मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये NCRB, मैं सिरों से आने वाले मान्य सदस्यों को धन्यवाद देना, इनकी जवान लड़खड़ाई थी। बढ़ाई करते करते जब महिला दुष्कर्म की बात आई तो इनके मुंह से भी निकला नहीं हम पहले नंबर पर हैं। NCRB के आंकड़े चिल्ला कर कह रहे हैं 2019, 2020 और 2021 तीनों के अंदर हम मुल्क के अंदर पहली पायदान पर खड़े होकर हमने इस राजस्थान को कलंकित करने का काम किया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? 17 महिलाओं की प्रतिदिन लुटती अस्मत राजस्थान को शर्मसार कर रही है। और मैं फिर आपके सोर्स मेरा है पुलिस प्रतिवेदन दिसंबर 2022, महिला अत्याचार 2020 में हुए 34,368, 2021 में हुए 40,220, 2022 में 44,407, यानी 1,18,995। वृद्धि देखो सभापति महोदय, ये 2020 से 2022 के बीच में 29% की वृद्धि। और मैं समझता हूं बलात्कार के मामले 2020 में 5,310, 2021 में 6,337, 2022 में 7,093, कुल 18,740 और वृद्धि आपकी है 33%। और इसके अंदर आपने जो FIR देने का काम किया है, रिकॉर्ड बना डाला। FIR आपने दे दी महिला अत्याचार में, इस पिछले 1 जनवरी से दिसंबर तक में 44,407 में 19,163 में FIR टेकी आपने, 22,054 में चालान और 3,190 आपने पेंडिंग रखे। बलात्कार के अंदर भी 7,093 में FIR 2,943, यानी
49% में चलान और बाकी सारे मामले या तो एफआर और या ये पेंडिंग। क्योंकि मर्दों का प्रदेश है, आपने कह दिया बलात्कार होना बड़ी बात नहीं, और मुख्यमंत्री जी ने कह ही दिया था, डीजीपी साहब ने समझा दिया कि बाहर जाके तो 56% मामले बलात्कार के झूठे होते हैं, और रेप तो दूसरा कोई करता ही नहीं है। सभापति महोदय, हमारी पारिवारिक संस्कृति है, मामा की, फूफा की, बुआ की, ताऊ की, चाचा की, परिवार के लोग बलात्कार करते हैं, हमारी संस्कृति। उस पर सीधा आक्षेप लगा दिया और एक और कह दिया, निर्भया कांड होने के बाद में, फांसी की सजा का प्रावधान होने के बाद में ये बलात्कार और हत्या के प्रकरण बढ़ गए। मैं समझता हूं सभापति महोदय, इन सारी चीजों पर गंभीरता से बात करने की जो बात है। मैं हत्या की बात करूं, राजस्थान में 3 वर्षों में पुलिस प्रतिवेदन कह रहा है 5339 हत्या के प्रकरण दर्ज हुए, प्रतिदिन 7 हत्याएं। सभापति महोदय, सीकर का वो विभत्स दृश्य जब मैं देखता हूं, सभापति महोदय, मैं आत्मा से कहता हूं आंसू निकल आते। क्या कसूर था उस दोताना के ताराचंद कड़वासरा का? बेटी कनिष्का को डॉक्टर बनाने के लिए फीस जमा कराने गया था कोचिंग इंस्टीट्यूट में, गोली का शिकार हो गया। उस बच्ची का अपने पिता की लाश पर लिपटते हुए, रोते देखते हुए मानवता शर्मसार हो गई। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और सभापति महोदय, दुर्भाग्य इस बात का है कि हत्या के मामले में भी 50.16% में चलान सरकार कर रही है। 2022 में 1834 मामले दर्ज हुए, 920 में चलान। हत्या जैसा जघन्य अपराध, यह अनुत्तरित सवाल है। हत्या में आदमी का डेड बॉडी सामने आई होगी, हत्या के अंदर अफार। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का वातावरण बना है, इसमें निश्चित तौर पर बात करनी चाहिए। और ये अनुसूचित जाति, इस अनुसूचित जाति ने आपको सरकार तक पहुंचाया है माननीय मंत्री महोदय। 0.5% का मतों का अंतर था। आपके यहाँ 200 में से 1 आदमी का मन बदला और सरकार आपके पास चली गई जिसमें अनुसूचित जाति के लोग थे। अनुसूचित जाति पर एक मंत्री को भेजा गया हमारे नहीं। सभापति महोदय, एनसीआरबी के आंकड़े, 2021 के आंकड़े, पूरे मुल्क में अनुसूचित जाति पर अत्याचार में हम दूसरी पायदान पर जाकर खड़े हो गए। 7,524 प्रकरण और 3 सालों में 23,293 प्रकरण। और मैं अगर पिछली साल की बात करूं, 2022 में 99 हत्याएं हुई, 54 में सिर्फ चलान। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि अगर आपको इस पूरे मामले के अंदर हत्या जैसे मामले झूठे हैं तो आपने कार्रवाई 182 में क्यों नहीं की? और बलात्कार के अंदर एससी की बच्चियों में बलात्कार 658 में से 286 में एफआर, ये क्या कहते हैं? और इसी प्रकार एसटी के अंदर 3 वर्षों के अंदर 23,293 मामले दर्ज हुए। और 2022 की मैं बात करूं तो 3 वर्षों में 81 प्रकरण दर्ज हुए और 2022 अकेले में 40 और चलान 22 का। मतलब क्या हो रहा है सभापति महोदय? मेरे समझ की बात है। सभापति महोदय, मैं मेरी बात को आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन नियम 2016 बने हुए हैं। अपराध हो जाता है बलात्कार पर 5 लाख रुपए, गैंगरेप पर 8 लाख रुपए और हत्या, इन सब पर सभापति महोदय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के मृतक व्यक्ति की विधवा को या अन्य आश्रित को 5,000 रुपए पेंशन और महंगाई भत्ता जिस तरह बढ़े उसको बढ़ोतरी की बात है। मृतक के परिवार के लिए रोजगार, कृषि भूमि और घर और बालक को स्नातक तक के लिए शिक्षा का भरण प्रबंधन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये नियम बने हुए हैं, आप बड़े अपने आप को कहते हो हम SC ST के कल्याण के लिए सोचते हैं। ये जो लोग किसी न किसी कारण से दुनिया से महरूम हो गए, उनके लिए आपने क्या किया? और सभापति महोदय, ये चोरियों को तो बात ही मैं क्या करूं, हमारे मेवाड़ में बकरा चोर गैंग का अंतक आज भी है और भादरा से आने वाले मान्य सदस्य मुझे सेकंड करेंगे। मैंने पिछली बार भी कहा था, गधा चोर का अंतक आज भी आपके इलाके में विद्यमान है। पकड़े गए सभापति महोदय, ये मेरी तरफ इशारा करके कह रहे हैं, गधा पकड़े गए, उधर इशारा करिए आप।
नहीं, मेरी तरफ इशारा किया, गधे पकड़े गए सभापति महोदय। आपके सामने मैं इंसान हूं, दो पैरों पर खड़ा हूं, आपने कैसे कह दिया जी? तो आप उनकी तरफ करिए। तो सभापति महोदय, चोरियां बहुत सुनी, पर नवजात शिशुओं की चोरी इसी सरकार में सुनी। सामान्य चिकित्सालय डूंगरपुर में मार्च 2021 में बच्चा चोरी होता है। 2 मार्च में ही बांसवाड़ा के महात्मा गांधी में बच्चा चोरी होता है। फरवरी 2022 में SMS में बच्चा चोरी होता है। उदयपुर में सबीना थाने में बच्चों की खरीद फरोख्त, बच्चों का व्यापार राजस्थान में सभापति महोदय। और सभापति महोदय, राजधानी से 340 किलोमीटर दूर पंडेर के अंदर, राजस्थान के अंदर बच्चियों को स्टाम्प पर बेचने का गिरोह आता है, बच्चियों को स्टाम्प पर खरीदता है। ये राजस्थान को कलंकित करने का काम होता है। और मैं चोरी की बात करूं, रिकॉर्ड बन गया सभापति महोदय। ये मेरा आंकड़ा नहीं, सोर्स पुलिस प्रतिवेदन है। 2020 के अंदर 28,695 चोरी, 2021 में 38,873 चोरी, 2022 में 40,364 चोरी, और बढ़ती है 40%। और सभापति महोदय, FR देखो, आप चोर के अंदर चोरी हो जाए, पर आप ये देखो, इस वर्ष जो 40,364 चोरियां हुई, ये मैं नहीं कह रहा, पुलिस का प्रतिवेदन कह रहा है सभापति महोदय। 31,773 में FR, 31,773 में FR, 7,401 में चलान। मैं समझता हूं कि आज राजस्थान के अंदर चोरों का आतंक, जितनी चोरी हुई उसमें 80% में सभापति महोदय अगर FR लगती है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? सभापति महोदय, अब मैं अवैध हथियारों की बात करना चाहता हूं। राजस्थान के अंदर हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, MP से अवैध हथियारों का जखीरा आ रहा है। 4 वर्षों में अवैध हथियार पकड़े गए। एक भी मामले के अंदर पुलिस ने यह कोशिश नहीं की अवैध हथियार का ओरिजिनली सप्लायर कौन था। एक आर्म्स एक्ट बना हुआ है 1959, उसके सेक्शन 25 में कार्रवाई करी। सभापति महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुए अफसोस है कि राजस्थान के अंदर जो हमारा आर्म्स एक्ट 1959 का सेक्शन 39 है, उसमें मुकदमा अपराधी पर तब तक नहीं चलाया जा सकता जब तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर प्रोसिक्यूशन की इजाजत नहीं दे। कलेक्टर प्रोसिक्यूशन की इजाजत इसलिए नहीं देता, बड़ा आदमी है, अदालत में जाना पड़ेगा। 1160 प्रकरण में पिछले 3 साल में राजस्थान के अंदर आर्म्स एक्ट 1959 के सेक्शन 39 के अंदर प्रोसिक्यूशन अभी लंबित पड़ी है। अपराधी अपराध करके चले जाए। और ये मैं कह रहा हूं, NCRB के आंकड़े कह रहे, मैं नहीं कह रहा। अवैध हथियारों से राजस्थान में जो अपराध कारित, पूरे देश में राजस्थान तीसरे स्थान पर है। मैं समझता हूं कि ये इस प्रकार राजस्थान में आंकड़े बताऊंगा तो मेरा समय जाया होगा, पर एक बात जरूर कहूंगा, ये जो अवैध हथियार पकड़े जाते हैं या पुराने राजघरानों के जो हथियार हैं, माल खाने में जमा होते हैं। बरसों बरसों तक माल खाने का इंस्पेक्शन नहीं। भीलवाड़ा का मामला भी प्रकाश में आया। बनेड़ा राजघराने के वो हथियार, जो हथियार 317 हथियार, 1817-18 की पिस्टल जो कर्नल टार ने राजा भीम सिंह को दी थी, वो गायब हो गई। मैं समझता हूं इससे बड़ी शर्मनाक क्या बात हो सकती है। और सभापति महोदय, इन चोरों का अंत तक दीजिए, ये अभी मंत्री महोदय जवाब देंगे। मंत्री जी, आप ये बता दो कि इसी 27 फरवरी को आपके पूर्व राज परिवार के गढ़ के अंदर जो म्यूजियम था, उसकी बेशकीमती चांदी के हाथी सहित करोड़ों रुपए के पुरातत्व महत्व के एंटिक सामान चोरी हुए कि नहीं हुए? आपकी पुलिस कितने घंटे बाद गई? मैं समझता हूं इस पर देखना चाहिए। सभापति महोदय, अब मैं निवेदन कराऊंगा, एक रिपोर्ट थी चाइल्ड राइट्स एंड यू क्राई की, स्टेटस रिपोर्ट ऑन मिसिंग चिल्ड्रन। इसमें कहा है कि 2021 में राजस्थान में प्रतिदिन 14 बच्चे अपने परिवार से अलग हुए, 14 नौनिहाल परिवार से अलग हुए। मैं समझता हूं, और इसमें बरामदगी भी देखें तो बरामदगी कुछ भी नहीं। उत्तर दें तो आप बताएं। और पुलिस में अभी बात बहुत चली, आपने कहा कि हमने पुलिस में थाना को पुलिस फ्रेंडली बनाने के लिए CCTV कैमरा और स्वागत कक्ष बनाए। ये स्वागत कक्ष तो नहीं, आपने यातना कक्ष पुलिस स्टेशनों को जरूर बनाया है। मेरी रिपोर्ट नहीं है, NCRS की रिपोर्ट, NCRC
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की। उसकी रिपोर्ट यह है 2020-21 में 73, 2021-22 में 93, 2 वर्षों में 166 लोगों को पुलिस हिरासत में मौत देने का काम इस सरकार की पुलिस ने किया है। कितनी बुरी बात है सभापति महोदय। और इसमें हिरासत में मौत पर सीआरपीसी के सेक्शन 176(1) में हर न्यायिक अभिरक्षा में मौत होती है सभापति महोदय, उसकी मजिस्ट्रेटली जांच होती है। मैं पूछना चाहूंगा 173 मामलों में कस्टोडियल डेथ में कितनों में जुडिशियल इंक्वायरी हुई, और जुडिशियल इंक्वायरी के आधार पर आपने कितने पुलिस अधिकारी कर्मियों पर कार्रवाई की। मौत के बाद में कुछ लोगों को लाइन हाजिर कर दो, मैं समझता हूं यह बर्बरता की निशानी है। 17 दिसंबर 2022 को लक्ष्मणगढ़ में ब्रिजेंद्र और संदीप को 500 दंड बैठक लगाई, मुर्गा बनाया, सर से टकरा दिया। 2022 में लक्ष्मणगढ़ में बाइक चोरी में 17 साल के नाबालिग सुरेंद्र को पीट कर मार डाला। इसी अगस्त 2022 में चूरू में तारानगर में भालारी थाने में पुलिस कस्टडी में एक नौजवान प्रमोद पारिक को इतना टॉर्चर किया कि वो पुलिस कस्टडी में चलती बस से कूद कर मर गया। 24 जुलाई को सरदार शहर चूरू में 26 वर्षीय नौजवान छगन शर्मा को झूठे पोक्सो के मुकदमे में चूरू की जेल में भेजा गया, निर्मम पिटाई करके हत्या कर दी। कुचामन सिटी के अंदर, मैं पूरा बोलूंगा तो मेरा समय जाया होगा, पर ये सारी बात ये कह रही है। और दूसरी बात ये कहूं सभापति महोदय, पुलिस थाने के अंदर शेर है और बाहर इस पुलिस ने पिटाई खाने में भी रिकॉर्ड बना डाला। जय हो इनकी डीजी साहब की भी। 1023 प्रकरण इस पुलिस ने इन 3 वर्षों में 1023 बार मार खाई, 1023 बार। रोज पुलिस पट्टी है राजस्थान के किसी न किसी जगह पर माफियों से। और ये तो देखो सभापति महोदय, एफआईआर भी पुलिस दर्ज कराए और उसके अंदर एफआईआर भी पुलिस लगाए। सिर्फ 14 प्रकरणों में 3 साल में 14 प्रकरणों में दोष साबित हुआ है, दोष साबित नहीं कर सके। और 60 मामलों में तो आपने एफआईआर लगा दी। और रोहित के मामले में भी मुझसे पहले सुमोरपुर से आने वाले मान्य सदस्य बोल रहे थे, वहां तो सभापति महोदय जिस प्रकार का मंजर रहा मैं समझता हूं। और भीलवाड़ा में रायला थाने के अंदर नाकाबंदी में तस्करों ने ओंकार सिंह पवन चौधरी को उड़ा दिया। और सभापति महोदय मैं मेरी बात को आगे बढ़ाऊं, इसलिए मैं निवेदन समाप्त करें। अभी मेरा टाइम पड़ा है, टाइम में 2 मिनट में समाप्त करें। सभापति महोदय, ये जो साइबर क्राइम की बात है, साइबर क्राइम में मुझसे पहले सभी लोगों ने कहा सभापति महोदय, ये पुलिस प्रतिवेदन में आपने 3 नवंबर को साइबर थाने खोलने की बात तो जरूर कर ली, पर फरवरी 2022 में इस डीजी पुलिस मुख्यालय ने परिवादों की सूचना मांगी 20,179 परिवाद, और उसमें 9,557 में तो पूछताछ ही नहीं हुई। और अभी तारांकित पर्सन था एक, उसमें ऑनलाइन धोखाधड़ी सरकार ने माना 3 वर्ष में 2427 प्रकरण दर्ज हुए, चलान सिर्फ 253 में, 1841 में एफआईआर। साइबर क्राइम में मेरा नहीं जवाब में है 4405 दर्ज हुए और 2278 में एफआईआर। सभापति महोदय, मैं एक बड़ी जरूरी चीज पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। मुझे मालूम है कभी मेरा टाइम है, आप कहोगे तो मैं बोलूंगा, पर मैं एक बात गंभीरता से कहना चाहूंगा सभापति महोदय। ये जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसका जिक्र सिरोही से आने वाले मान्य सदस्य ने कहा, पिछले 4 साल से राजस्थान के लोगों को ठगने का काम कर रही है। और इसके अंदर रकम का ज्यादा ब्याज देना, दुगना करना। सीकर के अंदर आपके इलाके में नेक्सा ग्रीन के ने अभी जो ठगी की आपके सामने है। आदर्श क्रेडिट सोसाइटी में 20 लाख निवेशकों के 44,682 करोड़ की ठगी। नवजीवन क्रेडिट सोसाइटी में 400 करोड़ की। साई कृपा के अंदर कोऑपरेटिव के अंदर 372 करोड़ की। और सभापति मिले कुल मिला के 4 वर्षों में 30 लाख निवेशकों से 32,000 करोड़ की। हाँ, मैं वो भी बोलता हूं। और सभापति महोदय, इसी के अंदर जिस पर मुख्यमंत्री जी बात करते हैं, संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, 2,14,000 निवेशकों से 9,553 करोड़ का घोटाला। पर यह जो बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट आया 21 फरवरी को, उसको आपने लागू नहीं किया। उसके पीछे मकसद एक ही था, इस प्रकार के क्रेडिट सोसाइटी की संपत्ति जब्त करना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना। और सभापति महोदय, मैं मेरी बात को आगे बढ़ाऊं। अब ये जो जिस बात को लेकर संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी को लेकर प्लीज मुख्यमंत्री जी ने आरोप लगाया
केंद्रीय मंत्री पर मैं निवेदन करना चाहूंगा। 2011, 12 और 13 में 3 साल में गजेंद्र सिंह जो मंत्री जी हैं, उन्होंने अपना 10 करोड़ का प्लाट बेचा, डीएलसी की रेट पर बेचा, बैंक ट्रांजैक्शन हुआ। और टीपी एक्ट जो बना हुआ है उसमें कहीं नहीं लिखा कि क्रेता से वो पूछे विक्रेता कि तेरा सोर्स क्या है। और संजीवनी क्रेडिट का ऑडिट भी हुआ। 10 करोड़ का प्लाट 953 करोड़ में अगर उन्होंने बेचा तो वो गुनाहगार हो गया। और ये जो विक्रम सिंह जी है, ये है कौन? ये विक्रम सिंह जी वो है सभापति महोदय जो कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता है। ये देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पश्चिमी रिफाइनरी सूर्योदय करवाने की शुभकामनाएं। ये विक्रम सिंह जी की फोटो आप देखिए सभापति महोदय। कांग्रेस से 55 से उन्होंने टिकट मांगी। मेवाराम जैन विधायक बाड़मेर को रिफाइनरी लगाने पर हार्दिक बधाई, विक्रम सिंह की फोटो। सभापति महोदय, हरीश चौधरी एआईसी चौधरी पर मनोनीत होने पर विक्रम सिंह जी की फोटो। सभापति महोदय, ये उनके साथ आपके केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री जी पर मानहानि का मुकदमा कर रहे हैं क्या? जो आरोप उनका नाम लिया मुख्यमंत्री जी ने, शोभा नहीं देता, उन पर शोभा नहीं देता। मुख्यमंत्री जी ने नाम लिया, मुकदमा कर रहे हैं, मानहानि का मुकदमा करवा रहे हो क्या? मुख्यमंत्री जी ने खुले में नाम लिया है, खुले में नाम लिया। अफसोस इस बात का है, गजेंद्र सिंह पर आरोप लगाया, उनकी दिवंगत मां पर आरोप लगाया। मेरी चुनौती है सरकार सिद्ध कर दे। इस सरकार अपने इस विक्रम सिंह कांग्रेस के कार्यकर्ता के माध्यम से एक बढ़ते हुए नेता को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री जी के पुत्र को हराया। सभापति महोदय, जांच की मांग करना चाहूंगा। जांच की मांग कर दो, जांच की मांग कर दो। अगर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बिराजी माननीय सदस्य प्लीज, बिराजे बाप, माननीय सदस्य प्लीज सेव करें। 40 मिनट से ज्यादा हो गया। सभापति महोदय, मेरे 40 मिनट है। सभापति महोदय, इनमें सच्चा 40 मिनट से ज्यादा जांच की मांग क्यों नहीं करते? 2 मिनट में 3 मिनट। सभापति महोदय, ये जो बातें हैं मैंने कही, अंकित नहीं होगा, बड़ी जिम्मेवारी से कही है, बिराजी संजीवनी वाले के साथ किसी का भी गंभीरता बढ़ती है थोड़ी। 953 करोड़ के घोटाले में 10 करोड़ का अगर संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी एक व्यक्ति का प्लाट खरीदती है, एसओजी उसको दोषी बनाने की कोशिश करती है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। सभापति महोदय, ये तार कहां से कहां जा रहे हैं। और अंत में मैं जेल के बारे में 2 बात कह के बात खत्म करूंगा। सभापति महोदय, मैं इस बात के लिए तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि 1894 का अंग्रेजों के समय में बड़े प्रिजन एक्ट के माध्यम से जेल मैनुअल 1951 का इन्होंने संशोधन किया। पर एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जो हाईकोर्ट ने जो सुमोटो जो रिट पिटीशन के अंदर जो इनको जेल प्रशासन को 45 निर्देश दिए थे, उनकी पालना इन्होंने नहीं दी। और इन्होंने एफिडेविट देकर कहा कि हम 15 दिसंबर तक प्रिजन एक्ट सदन में नए रूप में प्रस्तुत कर देंगे। आज ये सदन पुलिस और कारागार पर बात कर रहा है। आज जेल अपराधियों का ऐसा बन गई, जेल से अपराधी अपनी समानांतर गैंगे चला रहे हैं। और इन्होंने जो वादा किया हाईकोर्ट में एफिडेविट देके एजी ने, उसके अनुसार ये जो नया प्रिजन एक्ट है ये कब सरकार लेकर आए ये बताएं। और कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर इन 4 सालों में दहशतगर्दी का वातावरण रहा। राजस्थान के पुलिस का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिशोध के लिए किया जाता रहा। और अगर इसी प्रकार करेगा, समय का चक्र बदल रहा है, मैं कहना चाहता हूं। और इस तरह जो करेंगे उनको आने वाले समय में भुगतान भी करना पड़ेगा। ये इसी मन से मैं कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।